दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जितनी बड़ी मौजूदगी भारतीय सरकार और भारत की कंपनियों की है उतनी किसी और देश की नहीं है। ऐसे में लाजमी है कि हिंदुस्तान में मौजूद लोग जानना चाहें कि इससे उन्हें फायदा क्या हो रहा है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इंडिया लाउंज में मौजूद है मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री मनसुख भाई मंडाविया। मंडाविया साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। ये आपका तीसरा साल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। एक तरीके से आप डावोस मैन बन रहे हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं आप यहाँ पे। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं आज तक पर, बिजनेस टुडे पर, इंडिया टुडे, वो जानना चाहेंगे कि आपकी यहाँ मौजूदगी से भारत के टैक्स पेयर को, भारत के वोटर को, भारत की जनता को क्या फायदा। स्वाभाविक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा फोरम है, वहाँ दुनिया के सभी कंट्री से पॉलिटिकल लीडर आते हैं, दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनीज की यहाँ प्रेजेंस होती है, और दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग भी आते हैं, और दुनिया के मीडिया जगत भी एक ही प्लेटफॉर्म पर एक सप्ताह के लिए आते हैं। और इसलिए यहाँ प्रेजेंस होना ये बहुत आवश्यक है। जिस तरह से दुनिया को इंडिया के प्रति देखने का नज़रिया बदला है, इंडिया की स्ट्रेंथ आज बढ़ रही है, उसको देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया अपनी बात अच्छी तरह से रखे, ये बहुत आवश्यक होता है। हम 4 मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, और हम 4 मंत्री दुनिया की सभी और सामने से दुनिया की इंडस्ट्रीज इंडिया को और इंडियन मिनिस्टर को मिलने के लिए अप्रोच करती है, दुनिया के पॉलिटिकल लोग इंडिया को मिलने के लिए अप्रोच करता है, क्योंकि इंडिया आज के समय में एक एकलौता कंट्री बचा हुआ है। इट्स ए ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी। सेकंड, ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस जिस तरह से दुनिया की स्थिति हुई, और डेवलप्ड कंट्री का भी जीडीपी ग्रोथ 0 और 2% से रुका हुआ है, और इंडिया 7% जीडीपी ग्रोथ कर रही है। तीसरा, इंडिया की इमर्जिंग इकोनॉमी और इंडिया का कंजप्शन पावर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए आज विश्व के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए सारी दुनिया इंडिया के तरफ देख रही है। तब इंडिया का क्या पोटेंशियल है, हम हेल्थ सेक्टर में क्या कर रहे हैं। आपने हेल्थ का जिक्र किया, आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारत की सरकार ने कोविड को एक तरीके से हैंडल किया। चीन में जिस तरीके से एकाएक जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म किया गया और पूरे मेनलैंड चाइना में कोविड बहुत तेज रफ्तार से दौड़ गया, उसको आप कैसे देखते हैं? कहां पे चूक हुई उनसे, क्या उन्होंने गलती की? मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया कोविड मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाया, उसके पीछे एक डिसिसिव लीडरशिप मोदी जी की रही, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा। समय पे डिसीजन करना, समय पे एक्शन करना, समय पे पब्लिक अवेयरनेस करना, इंडिया में एक साथ में हो गया। और उसका फायदा यह हुआ कि सारे दुनिया में, आपने देखा होगा जब दुनिया में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के सामने जुलूस निकलते थे, डेवलप्ड कंट्री में भी, इंडिया में नहीं निकलते थे, क्योंकि मोदी जी ने पब्लिक को अवेयर करके कोविड के सामने लड़ने के लिए तैयार किया। दूसरा, कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, दुनिया के पास संसाधन की कमी हो गई थी। इंडिया ने उसको समझ के पहले से ही मैनेज किया। ड्यूरिंग लॉकडाउन देश को कोविड के सामने लड़ने के लिए कौन सी तैयारी करनी चाहिए, एक कोविड केस बढ़ेंगे तो क्या करना चाहिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान जब देश में लॉकडाउन था उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। उसका फायदा यह हुआ कि हमारे देश के कोई नागरिक जिसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली ऐसा नहीं हुआ, किसी को ट्रीटमेंट मिली ऐसा नहीं हुआ, किसी को अब बाहर भटकने की नौबत नहीं आई। क्योंकि शी जिनपिंग ये दिखा रहे थे कि चीन का मॉडल दुनिया का बेस्ट मॉडल है। आपको लगता है कि आज की हकीकत ये दर्शाती है कि भारत का जो मॉडल था मोदी जी के लीडरशिप में, वो चाइना के शी के मॉडल से बेहतर था? मैं ऐसा अवश्य कहूंगा, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है। और आप भी यहाँ दावोस में देखा होगा, लास्ट और दिस दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सारी दुनिया ने कोविड मैनेजमेंट का मोदी मॉडल की सराहना की है, ये सच है। और उसके लिए जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चली, देखो आज 2.2 बिलियन डोज एडमिनिस्टर हो जाना वो छोटी बात नहीं है। दुनिया ने फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव देखा, हमने फर्स्ट सेकंड वेव देखा, फोर्थ सर्ज देखा, और बाद में
फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव तो हमने देखा ही नहीं। उसका रीजन है समय पे कोविड मैनेजमेंट, समय पे वैक्सीनेशन और सभी को वैक्सीनेशन और मुफ्त वैक्सीनेशन। उसका नतीजा है कि हम कोविड के सामने अच्छी तरह से लड़ पाए। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे अगर लोग ये जानना चाहें कि क्या चीन में जिस तरीके से वायरस फैल रहा है उससे म्यूटेशन होने का खतरा है, और क्या वो एक ऐसा म्यूटेशन हो सकता है जो कि हमारी वैक्सीन के आगे हो, हमारी वैक्सीन उसे प्रोटेक्ट ना कर पाए, तो ये म्यूटेशन का खतरा कितना बड़ा खतरा है इस वक्त हिंदुस्तान के लिए? उसमें सारी दुनिया में अभी जो कोविड पेशेंट है, कोविड वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, म्यूटेट होकर नया स्वरूप धारण करते हैं, और इसलिए ऐसा म्यूटेशन वाला इंडिया में 200 से अधिक वेरिएंट मिले हैं। आज भी हमने पोर्ट पर जो रिस्की कंट्री है, जापान है, चाइना है, हांगकांग है, बैंकॉक है, कोरिया है, सभी कंट्री से आने वाले सभी पैसेंजर के लिए हमने एयर सुविधा कंपलसरी कर दिया, ताकि वहां से ही वो कोविड टेस्ट करा के आए और यहाँ 2% उसका सैंपलिंग हो। दुनिया से जो भी ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं, वो सी पोर्ट पर आते हैं, एयरपोर्ट पर आते हैं या तो बॉर्डर पर आते हैं, तो उसको हम तुरंत ही वहां से उसका सैंपल लेते हैं, टेस्ट करते हैं, और तुरंत ही कोई केस पॉजिटिव पाया गया तो उसको तो आइसोलेट करते हैं, लेकिन उसको जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। देश में भी कंटिन्यूस हम जीनोम सीक्वेंसिंग की क्रिया करते रहते हैं। आपके हिसाब से कोविड का खतरा अतीत में है या आगे भी फिर से खड़ा हो? मैं वही यही बात पर जा रहा हूं कि हम जो जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं उससे जो हमें म्यूटेशन पाया जा रहा है, अलग अलग टाइप के वेरिएंट के सब वेरिएंट हम पाते तुरंत ही, हम उस पर हमारी वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्ट करती है कि नहीं करती, उसका ट्रायल कर लेते हैं, और उसमें से हमें पता चलता है आज दिन तक जो भी वेरिएंट आए हैं उस पर इंडियन वैक्सीन असरकारक रही है, और भविष्य में कोई नया म्यूटेशन आएगा तो उसका भी हम कंटिन्यूस प्रयास करते रहेंगे, देखते रहेंगे, उसको चेक करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, उस पर हमारी वैक्सीन की इफेक्ट को टेस्ट करते रहेंगे, मेडिसिन इफेक्ट को टेस्ट करते रहेंगे। उसके आधार पर ही हम आगे डिसीजन कर सकते हैं। हम आज के दिन में ऐसा नहीं बोल सकते कि भविष्य में हमारे पर खतरा नहीं है, और हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हम खतरे से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि एक स्वाभाविक है वायरस जिस तरह से म्यूटेट होता आगे जा रहा है, लेकिन हम सतर्क हैं। ऐसा कोई भी म्यूटेशन पाया जाए तो तुरंत ही उसके लिए क्या एक्शन प्लान हमारा होना चाहिए वो हमने अभी से ही तैयार करके रखे। बूस्टर डोज सरकार की कितनी बड़ी प्राथमिकता है? इस वक्त लोगों को बूस्टर लगाने की आवश्यकता है या आपको लगता है कि इतनी कोई खास जरूरत नहीं है? आज के दिन में पहले फर्स्ट डोज लगा, सेकंड डोज लगा, अभी प्रिकॉशन डोज के लिए ओपन है, सब लोग प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं। जब कोविड डाउन जाता है तो पब्लिक प्रिकॉशन डोज लगाने से भागती है, फिर कोविड थोड़ा सा बढ़ता है तो फिर प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए आती है। अभी प्रिकॉशन डोज चल रहा है, और भविष्य में और बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी तो हम कहेंगे, लेकिन आज के दिन में हमें आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि उसके लिए हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो हमें समय समय पर एडवाइस करती है। भविष्य में जो एडवाइस करेंगे तो भी हम आगे सोच सकते हैं। आपको अब 3 साल हो गए डावोस आते आते, आपने कहा कि आप देख रहे हैं कि भारत की स्थिति और विदेशों में भारत की छवि बदल रही है। आपने यहाँ पे डावोस में क्या महसूस किया? मैंने महसूस किया हर लोग, हम पहले दुनिया की कंपनी को मिलने के लिए हम उसको मैसेज डालते थे, और दुनिया के लीडर को मिलने के लिए हम लोग उसको रिक्वेस्ट डालते थे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश बदला है, नया भारत का निर्माण हो रहा है, दुनिया उसको देख रही है, और दुनिया इसलिए सामने से इंडिया को मिलने के लिए, इंडियन मिनिस्टर को मिलने के लिए, इंडियन कंपनियों को मिलने के लिए सामने से रिक्वेस्ट आ रही है। वो दिखाते हैं कि इंडिया की स्ट्रेंथ दुनिया में बढ़ रही है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही साथ ये बताएं कि जहां तक G20 प्रेसिडेंसी का सवाल है, G20 का एक तरीके से एजेंडा यहाँ पे आप शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कुछ ना कुछ सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी नज़र से भारत की G20 की लेगेसी क्या रहने वाली है? वो स्वाभाविक तौर पर हम सब लोग, हमारे G20 की प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी एरिया के संदर्भ में दुनिया से बात करते हैं, दुनिया अपना प्रतिभाव देती है। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि जो इंडिया ने प्रायोरिटी तय की है सभी सेक्टर में, उसके लिए दुनिया बहुत पॉजिटिव और उम्मीद के साथ देख रही है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में होके रहेगा। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में G20 ड्यूरिंग दिस ईयर्स
प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंसी के दरमियान अभी जो हमने प्रायोरिटी तय की है, प्रायोरिटी में हम आउटपुट निकालेंगे और हमारा आउटपुट नहीं केवल हमारे लिए होगा, वो दुनिया के लिए होगा। यहाँ पे जब हम प्रोमेनाड पे जाते हैं तो तेलंगाना भी है, तमिलनाडु भी है, महाराष्ट्र भी है। क्या भारत के राज्यों में ये स्पर्धा कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करती है? एक समय था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सब स्टेट अपनी अपनी लॉन्च के द्वारा अपनी अपनी मीटिंग तय करते थे और अपना द्वारा लोगों को वर्ल्ड को मिलते थे। लेकिन हमने इस बार एक अच्छी व्यवस्था बनाई है। सब स्टेट यहाँ आए, आवश्यक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही एजेंडा पर काम करें। एक एजेंडा एक नेशनल एजेंडा हो और उसके लिए सभी स्टेट के साथ हमने डिटेल बातचीत की है। जो स्टेट यहाँ प्रेजेंट्स है उसके साथ भी बातचीत की है। उसको किसको मिलना है, किसको मिलना चाहिए, उसके लिए सेंट्रली उसको गाइड भी किया जा रहा है और वो जो जिसको मिल रहा है उसका क्या आउटपुट निकला और भविष्य में उसको इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो अप करने के लिए भी हमने व्यवस्था की है, ताकि एक इंडिया वॉइस रहे और एक इंडिया दुनिया में दिखे। इस तरह से हमने काम किया है। मनसुख भाई मंडावी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, काफी बिजी आपका शेड्यूल चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए हमारी आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।